तो सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग थी दिसंबर 9 2019 को। तो हम सभी ने रिपोर्ट किया वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 169-170 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था वहाँ पर, जिसमें से 72 स्क्रीनिंग हुए। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग गए तो वहाँ पे सभी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए। सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बाद उन्होंने सभी को ग्रुप्स में बांट दिया और फिर उसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए जो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि कभी भी OIR टेस्ट को लाइटली ना ले। OIR टेस्ट में अपना 100% दे, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। क्योंकि वो जब उसमें PIQ में कॉर्नर में एक ब्लॉक बना रहता है जिसमें आपकी OIR की रेटिंग लिखी होती है, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसका एक सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले तो स्क्रीनिंग के लिए भी स्ट्रैटेजी वही सेम थी मेरी। 10 लाइन का एक्शन लिखना था, 2 लाइन का उसमें स्टार्टिंग में 2 लाइन का इंट्रोडक्शन जोड़ देना था और लास्ट की 2 लाइन का एक एंडिंग कर देना था। तो 14-15 लाइन्स वो इन टोटल हो जाया करती थी। सेम वही प्रोसेस जो टैट के लिए था, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे स्क्रीनिंग की स्टोरी के लिए भी होगा। कोई स्ट्रैटेजी उसमें चेंज नहीं है। पर हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए है वो यही है कि जब भी हमें बोलने का मौका दिया जाता है, वो जो 1 मिनट जो हमें बोलने का मौका दिया जाएगा, वो सबसे क्रूशियल टाइम है हमारे लिए पूरे SSB का। क्योंकि उसी से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होंगी, हमारी स्टोरी चेक होगी, हम किस तरह के ओरेटर हैं वो चेक होगा, हमारा कॉन्फिडेंस चेक होगा, हमारी नॉलेज चेक होगी। तो ये सब चीज़ें उसमें परखी जाएंगी। तो मेक श्योर कि जो भी फ्री टाइम आपको मिले, जैसे मैं एक रिपीटर था तो मेरा नंबर काफ़ी लास्ट में आता था, तो मैं बैठकर अपना स्टोरी याद करता रहता था। मैं मेक श्योर करता था कि मैं कहीं भी अटकूँ ना, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ग्रुप डिस्कशन से भी ज़्यादा फोकस मेरा अपने नरेशन पे था। तो नरेशन को जितने भी लोग जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन की बारी आई, तो ग्रुप डिस्कशन तो रिपीटर्स में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। लोग एक दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आप पहली बारी में ना बोल पाए तो दूसरी तीसरी बारी में बोलने का ट्राई करें। ज़्यादा ना बोले, अपना एक कामनेस, अपना एक कंपोजर मेंटेन करके रखें, जिससे कि ये पता चले कि आप नर्वस नहीं हैं। क्योंकि नर्वसनेस चेहरे पे बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ, आपने नरेशन अच्छा दिया है, अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो स्टोरी का जो नरेशन करने के बाद जो ग्रुप्स की डिस्कशन हुआ, काफ़ी सभी लोगों के अलग-अलग आइडियाज़ होते हैं। तो अपने आइडियाज़ भी देने चाहिए, साथ ही साथ में दूसरों के आइडियाज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो वहाँ पे देखी जाती है। डोमिनेट करने का बिल्कुल ट्राई ना करें, स्पेशली एयरफोर्स में। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे एकदम जेंटल बिहेवियर होते हैं, कोई एक दूसरे के पास स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा होता है। तो ट्राई करें कि सभी एकदम काम एंड कंपोजर रहकर आप भी ग्रुप को मेंटेन करें कि हाँ, सभी शांत रहें और सभी को अपनी बात रखने का मौका दें। आप अपनी बात रखें और दूसरे की बातों को सुनकर उस पर संज्ञान भी लें कि उन्होंने क्या कहा। फिर जब बात आती है कि ग्रुप स्टोरी कौन नरेट करेगा या ग्रुप स्टोरी क्या होगी फाइनल, तो उसमें भी काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जिसने स्टोरी नरेट की वो हो जाता है स्क्रीनिंग, जिसने ग्रुप स्टोरी दी वो हो जाता है स्क्रीनिंग। मैंने आज तक कभी ग्रुप स्टोरी नहीं दी, पर अपने सबसे पहले TGC के अटेम्प्ट के बाद मैं कभी भी स्क्रीन आउट नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों के दिमाग में चलता है कि जो ग्रुप स्टोरी नरेट करता है वो पक्का स्क्रीन हो जाता है। तो ट्राई करिए कि जो आपकी स्टोरी है, आपका फोकस उस पे होना चाहिए। स्टोरी का कंटेंट प्लस आपका नरेशन ही है जो आपको स्क्रीनिंग पार करा सकता है। तो उस पे मेक श्योर कि आप काम करें। जब भी आप टैट वगैरह लेके बैठे हैं, जब भी आप साइक टेस्ट करने बैठे, तो स्क्रीनिंग को भी साइड बाय साइड उसी के साथ कीजिए। फिर उसके बाद जब स्क्रीनिंग होकर मेरा नाम लिया गया तो मुझे जस्ट नंबर 70 अलॉट हुआ। टोटल 72 कैंडिडेट स्क्रीनिंग में थे, मैं जस्ट नंबर 70 था। तो एयरफोर्स में तो ऑब्वियसली वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही ग्रुप डिवीजन करते हैं। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी मुझे वही ग्रुप अलॉट किया गया। सबसे लास्ट ग्रुप था हमारा। तो ग्रुप काफ़ी अच्छा था हमारा। हम लोग जो जब भी आप फ्री बैठे अपने ग्रुप के साथ तो डिस्कस करें कुछ चीज़ें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ, आप लोग अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करें, ग्रुप से मिले, सब एक दूसरे के बारे में जानें, ताकि एक बॉन्डिंग बने। क्योंकि ये बॉन्डिंग कहीं ना कहीं आपकी GTO को अफेक्ट करेगी। तो कोशिश करें कि आपके ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती हो। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा एक लीडर की तरह ही काम करें, एक अच्छे टीम वर्कर की तरह भी काम करें। एक टीम को सपोर्ट करने वाले पर्सन बनने की पक्का ट्राई करें। तो जब हमारा स्क्रीनिंग हो गया, फिर उसके सेम डे ही हमारा PIQ फॉर्म भरा जाना था।
और हमारा साइक टेस्ट भी सेम डे ही होना था। तो पीआईक्यू फॉर्म जितने भी लोग हैं घर से अपना प्रिपेयर करके जाए, बाय हार्ट रट कर जाए, एक भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। जितना क्रिस्टल क्लियर उसमें मेंशन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन सभी के ऊपर पड़ेगा। कुछ एसएसबी सेंटर्स में 2 भरवाए जाते हैं जीटीओ के लिए और इंटरव्यू के लिए, कुछ एसएसबी सेंटर्स में 3 भरवाए जाते हैं जो साइट के पास भी जाता है। तो आपका जो भी पीआईक्यू फॉर्म है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको बाय हार्ट रटी होनी चाहिए। और जब आप इंटरव्यू के लिए बैठें तो आपके पीआईक्यू की एक वर्चुअल इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरा पीआईक्यू में मैंने यहाँ यहाँ ये लिखा है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और पीआईक्यू को अच्छा बनाने के लिए आप एक्चुअली में चीज़ें करें। जैसे मेरे काफ़ी इंटरेस्ट थे, जैसे मैं फुटबॉल खेला करता था, मुझे पियानो बजाने का बहुत शौक था, मुझे ड्रम्स बजाने का बहुत शौक था, मैं किताबें काफ़ी पढ़ा करता था। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें हमेशा रहती थी क्योंकि मैंने एनडीए के टाइम पे भी एसएसबी की तैयारी की हुई थी अपने स्कूल में। तो डेफिनेटली मुझे एक आइडिया था कि मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो मैंने अपने पूरे कॉलेज लाइफ में उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए तैयारी की कि मेरा पीआईक्यू फॉर्म बहुत अच्छा होना चाहिए जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बैठूँ। तो अब आती है पीआईक्यू फॉर्म भरा, फिर साइक टेस्ट भी होता है, सेम डे ही साइक टेस्ट होता है। थोड़ा सा बीच में ब्रेक मिलता है जब शिफ्ट हो रहा होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तो उस ब्रेक में आप एकदम रिलैक्स रहे, पानी वानी पिए, एकदम चिल रहे, क्योंकि एसएसबी का कोई एक्चुअली सिलेबस नहीं है जो आपको पूरा करना है जिससे आपको ये लगे कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया तो अब मेरा हो जाएगा। जो भी चीज़ें है वहाँ पे वो आपकी घर पर बैठकर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और फिर वहाँ जाकर आप कितने काम माइंड से चीज़ों को रखते हैं। तो जैसे मैंने बताया मैंने पहले भी बताया कि मैं डेली 1 सेट साइक का किया करता था, तो उसका मुझे बहुत एडवांटेज हुआ। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था अपने इस बार के अटेम्प्ट में साइक को लेकर, क्योंकि अपने पिछले अटेम्प्ट में साइक को लेकर काफ़ी नर्वस हुआ करता था, पर इस बार मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि अब मुझे लगता ही नहीं था मुझे साइक से कोई डर है। तो सबसे पहले मैंने अपनी जितनी भी इमेजेस आए मैंने सेम वो स्ट्रैटेजी फॉलो की। 14 लाइन्स, 2 इंट्रो, 10 एक्शन और 2 हैप्पी एंडिंग। कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड में नहीं रहा, रिवॉर्ड ओरिएंटेड नहीं रहा कभी भी अपनी किसी भी, जिसमें कि मैं फर्स्ट आया, मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया। मेरा फोकस जो था वो सोली एक्शंस के ऊपर था। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है साइक भी एक्शंस ही देखता है, क्योंकि हर एक जो भी स्टोरी है वो एक प्रॉब्लम है, या तो वो आपकी किसी लाइफ की स्टोरी है या फिर वो एक प्रॉब्लम है कि आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तो हमेशा उस अप्रोच को ही लेके चले कि जो भी नेगेटिव पिक्चर दिखाई गई है वो एक प्रॉब्लम है जिसे मुझे सॉल्व करना है। अब मैं उसे कितने अच्छे से सॉल्व करता हूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद जब ये साइक टेस्ट टैट मैंने जैसे ही दिया, सबसे लास्ट में जब ब्लैंक स्टोरी आई, तो ब्लैंक स्टोरी के लिए मैं ऑलरेडी ही प्रिपेयर्ड था। मैं घर से, सभी लोग घर से प्रिपेयर करके आते ही हैं और प्रिपेयर करके जाना भी चाहिए, क्योंकि ब्लैंक स्टोरी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हालांकि ब्लैंक स्टोरी जो होती है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए हमारी बी की स्टोरी से, कि पता चले कि टैट की बाकी 11 स्टोरीज एकदम एवरेज है या बिलो एवरेज है और जो ब्लैंक स्टोरी वो ज़्यादा ही अच्छी है। तो वहाँ पे जो एक ग्राफ ऊपर नीचे होगा उसका ध्यान रखना होगा। तो मेक श्योर कि आपका जो ब्लैंक स्टोरी है वो भी आपकी बाकी की पिक्चर से ही कहीं ना कहीं एक फ्लो बनाता हुआ दिखाई दे। वैट अगेन एक प्रैक्टिस का ही खेल है। वैट में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे 1 वर्ड दिया गया तो मैं उससे 5 वर्ड बनाता था। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत होती थी कि यार 1 वर्ड से मैं 5 वर्ड कैसे बना पाऊंगा, पर जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया मुझ में ये चेंज 15 से 20 दिन में ही चेंजेस मुझ में आने लगे, जहाँ मेरा वेट इंप्रूव होने लगा। एसआरटी की भी अगेन यही स्ट्रैटेजी थी कि एसआरटी में भी मैंने प्रैक्टिस किया, तो काफ़ी सारी एसआरटीज का जो आंसर होता है वो ऑलरेडी हमको पता होता है, पर हमें कैसे आंसर देना है वो डिपेंड करता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देना चाहूँगा कि अगर कहीं पे आग लगी है तो आप सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, फिर जाकर आप किसी को इवैक्यूएट करेंगे, ना कि पहले आप जाके इवैक्यूएट करेंगे और फिर आप एक फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। तो जिस ऑर्डर में आप अपना आंसर लिख रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैट के लिए स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 वर्ड पे 5 वर्ड बनाना शुरू करें। अगर आपको लगता है आप वैट में और कमज़ोर हो तो 7-8 वर्ड भी बना सकते हैं। और एसआरटी में भी सेम यही स्ट्रैटेजी है। एसआरटी को पढ़िए, जितना अच्छे से एसआरटी पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा है। तो एसआरटी की स्ट्रैटेजी यही है कि
कि एसआरटी को 1 से 2 बार पढ़ें, क्योंकि एसआरटी में ही आंसर छिपे होते हैं। फिर उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन का भी मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि मैं अपनी 4 लाइन जो हुआ करती थी वो मैं अपने बारे में बहुत अच्छे से बताता था, जो मुझे लगता था। मैंने कभी भी कोई भी क्वालिटी डायरेक्ट यूज़ नहीं की, पर मैंने उस क्वालिटी का एग्ज़ाम्पल लिखा हमेशा, कि किस तरह से मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने-फिरने जाता हूँ, किस तरह मैं पेरेंट्स की मदद करता हूँ जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है। तो क्वालिटीज़ को डायरेक्ट लिखने से अच्छा यही होगा कि आप सभी के सभी एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं वहाँ पे। तो अपनी पहली 4 लाइन मैं हमेशा सेल्फ डिस्क्रिप्शन में अच्छी लिखता था। और एक मेरी नेगेटिव क्वालिटी, वो नेगेटिव क्वालिटी भी ऐसी जो एकदम हार्मलेस होती थी, जिससे ये ना पता चले कि मुझ में कोई ज़्यादा ही बड़ा सेटबैक है। नॉर्मल सा, जैसे दोस्तों के साथ मज़ाक वगैरह करना, दोस्तों की टाँग खिंचाई करना, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा ना रह के कई बार दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमने-फिरने निकल जाना, टीचर के साथ बीच में मज़ाक किया करना। जैसे कई बार होता था कि जोक मारने पे टीचर ऑफेंड भी हो जाता था। तो मैं मेक श्योर करता था कि ऐसे हार्मलेस चीज़ें ही लिखूँ मैं। मैंने अपने बॉस के बारे में भी लिखा कि मेरा और बॉस का रिलेशन कैसा था, मुझे उनमें क्या चलता था, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लिखी। और फिर जो मेरा सबसे लास्ट वाला सेगमेंट होता था कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी, उसमें मैंने ये जितनी भी क्वालिटीज़ मेरी जो एक लाइन थी हर एक पैराग्राफ में, उसको मैंने रेक्टिफाई किया, उसको मैंने इम्प्रूव दिखाया। तो उससे ये पता चला कि हाँ, ये मेरी लाइफ की मेजर क्वालिटीज़ हैं जिन पे मैं इतना अच्छा नहीं हूँ और मैं इन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। अब इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देख ली थी यूट्यूब पे, सर के इंटरव्यूज को पढ़े, काफ़ी सारे जितने भी मुझे मल्टीपल रिसोर्सेज मिले मैंने सभी का यूज़ किया उस चीज़ के लिए। तो इंटरव्यू के लिए मैंने अपनी सबसे पहले तो केस स्टडी को अच्छे से पढ़ा, अपनी पीआई को मैंने बाय हार्ट किया और मेक श्योर कि मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका मैं सटीक आंसर दूं, ना कि मैं कोई भी तुक्का मारूं। जहाँ पे मुझे नहीं आता था मैं हमेशा बोल देता था कि सर मुझे नहीं आता था। और जितने भी लोग अगर टेक्निकल के लिए जा रहे तो मेक श्योर कि वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अच्छे से पता करके जाएं। और एयरफोर्स के बारे में सभी को जानना कंपलसरी है। जो एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं, अगर कोई आर्मी के लिए, नेवी के लिए, जिसके लिए भी जा रहा है, जिस एंट्री के लिए भी जा रहा है, उस फोर्स के बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, एकदम डिटेल्ड में नहीं, पर हाँ एक ऐसे इंसान के तौर पे जिसे इंटरेस्ट है जाने में। ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी सारा अवेलेबल है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उससे आप ट्राई कर सकते हैं। अरिहंत की जो बुक आती है उसमें भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो इंटरव्यू के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि जितना मुझसे पूछा जाएगा सिर्फ उतना ही बोलना है, और जो भी मेरे आंसर्स थे उनमें रियली जितना हो सके ऑनेस्टी लाएं, कोई भी झूठ ना बोले, क्योंकि हो सकता है ऑनेस्टी के मार्क्स आपको दे कि हाँ आप ऑनेस्ट है, आपने कुछ गलती की है तो वो आपको मार्क्स दे। जैसे कि मेरा गैप ईयर था तो मैंने उसका बताया कि सर मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था इतने अच्छे से, क्योंकि स्कूल के टाइम पे भी मैं एनडी की तरफ भी ध्यान दे रहा था और साइड बाय साइड में अपना बोर्ड का भी तैयार, तो मैं इंजीनियरिंग के लिए उतना अच्छा नहीं था। तो मैंने तैयारी की इंजीनियरिंग की, फिर जाकर मैंने अपना बेस तैयार किया और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो मैंने ये सारी चीज़ें उनसे ऑनेस्टी से कही। उन्होंने मुझे ये पूछा कि मैंने बीटेक क्यों ली, तो मैंने बताया कि सर बीटेक करने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उनको ये बात भी काफ़ी अच्छी लगी। तो ये सब चीज़ें जितना आप ऑनेस्ट होकर बताएंगे उतना ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अगर झूठ पकड़ा गया तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। अगर ऑनेस्टली बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा। और इंटरव्यू को जो भी रिपीटर्स हैं वो ये चीज़ पक्का ध्यान दें कि आपका पिछला अटेम्प्ट से इस बार के अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस है, आपकी स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है, आपकी प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। आपने अगर कई बार होता है लोग कोचिंग नहीं लेते हैं पहले अटेम्प्ट्स में अपने, फिर हैं पर वो रेकमेंड नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें कोचिंग अगर वो लेते भी हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि हाँ कि मैंने गाइडेंस ली है। कोचिंग वर्ड ना यूज़ करके गाइडेंस वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इंटरव्यू को सुनने में भी कि हाँ कि इसको मग अप नहीं करा गया, इसने सीखी चीज़ें और उसके हिसाब से अपने हिसाब से प्रेजेंट की। तो इंटरव्यू में ये सब चीज़ें ध्यान रखें और हमेशा काम एंड कंपोज्ड रहे इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू मेक श्योर करेगा कि आप एकदम कंफर्टेबल रहें, पर आप मेंटली भी कंफर्टेबल होने चाहिए। सिर्फ फेस पर ही नहीं दिखने से अंदर भी दिखना चाहिए, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आप नर्वस हैं या नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए भी यही चीज़ है कि आप सोते उठते जागते इंटरव्यू के क्वेश्चंस को देखिए कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितना अच्छा आपने अपनी केस स्टडी की होगी जिसके बारे में मैंने पहले बताया, तो उसको डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज मिलेगा, उसका कोई डाउट नहीं कि आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखें। फिर उसके बाद जीटीओ के लिए टिप्स भी मेरे पास काफ़ी अच्छी हैं जो काफ़ी आपको हेल्पफुल करेंगी, उनको भी मैं आपसे आगे शेयर करता रहूँगा।